हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 13 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जितने भी बच्चों का माइनर सब्जेक्ट हिंदी है उन सभी का पेपर है। और आपके पेपर का नेम है हिंदी संरचना और अनुप्रयोग। ये आपका माइनर पेपर है और ये किसी भी कोर्स का हो सकता है। बहुत सारे बीए वाले बच्चों का है, बीएससी का है, बीकॉम का है। तो जिनका भी माइनर सब्जेक्ट आपका हिंदी संरचना और अनुप्रयोग है उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी पहली क्लास है और मैं इसकी 5 क्लास अपलोड करूँगी और आप ये पाँचों क्लासेस देख के चले जाइएगा। और मेरी 100% आपको गारंटी है कि आपका 70% क्वेश्चन इन वीडियो से आराम से फंस जाएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारे क्वेश्चन कराऊंगी। अब आप इसमें अपने सिलेबस को देख लीजिए। तो ये आपका सिलेबस है। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है, ये आपकी यूनिट सेकेंड है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लें। ये आपकी यूनिट थर्ड है, ये आपकी फोर्थ है और ये आपकी फिफ्थ है। 6 में तो आपको वो जो प्रैक्टिकल होता है वो लिखा हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपकी टोटल 5 यूनिट है और मैं आपको 5 वीडियो दूंगी। हर वीडियो में आपकी 1 यूनिट कवर करा दूंगी। बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी, एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ूंगी। इसलिए आप ये पांचों वीडियो देख के जाइएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2-3 देख लूँगा तो काम हो जाएगा, तो आप सिर्फ ये समझिए कि फिर आपकी 2-3 यूनिट ही कवर होंगी, पाँचों यूनिट नहीं कवर होंगी, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में यूनिट वाइज कवर करा रही हूँ। ये आपका पहला वीडियो है। तो यूनिट फर्स्ट जो आपकी है, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप ये समझिए 100% गारंटी के साथ मैं सारा आपका कवर करा दूंगी। आज आपकी यूनिट फर्स्ट है, फिर सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी। इस तरीके से 5 वीडियो में मैं आपका पूरा अच्छे से कवर करा दूंगी। तो चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अति लघु और लघु उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी, फिर इसी वीडियो में आपको नीचे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए। हिंदी भाषा का उद्भव भारतीय आर्य भाषा परिवार से हुआ है। हिंदी का विकास धीरे धीरे कई चरणों से होकर हुआ है। हिंदी की मूल जड़ संस्कृत भाषा मानी जाती है। संस्कृत से फिर पाली और प्राकृत भाषा का विकास हुआ है। इसके बाद प्राकृत से आपका अपभ्रंश भाषा बनी है और अपभ्रंश से आपका आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ है। ये जितना भी मैंने आपको क्रम बताया है कि संस्कृत से पाली, फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत से आपका अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी, तो आपको यही लिखना है। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है आंसर का। आपको ऐसे लाइन से ही इसको लिखना पड़ेगा। हिंदी के विकास में कई भाषाओं का योगदान रहा है। इसमें संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्द भी शामिल हुए हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा अनेक वर्षों के विकास का परिणाम है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे संस्कृत का अग्नि शब्द है, हिंदी में इसे आग कहते हैं, तो ये किससे बना है, अग्नि से ये शब्द बना है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है। आंसर देखिए। पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। मान लीजिए मुझे कोई और लैंग्वेज आती है, जैसे मुझे संस्कृत आती है और आपको इंग्लिश आती है, तो अब भाई मैं संस्कृत में भी बात नहीं करूँगी, आप इंग्लिश में नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपकी बात समझ नहीं पाऊँगी। तो हम लोग किसी और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो दोनों लोग को आती हो, जैसे हिंदी भाषा का। तो हिंदी आपकी क्या कहलाई, संपर्क भाषा। अब आप देखिए कि आप इसमें लिखेंगे कैसे। जब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में बातचीत करने के लिए किसी एक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो संपर्क भाषा कहलाती है। इसमें आगे देखिए। भारत में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। ये सहज और सुबोध होने के कारण आम आदमी की पहुंच में है। हिंदी व्यापार, सिनेमा, शिक्षा, प्रशासन और संचार के क्षेत्र में भी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है। इस प्रकार हिंदी भारत की एकता और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने में सहायता करती है। एग्जाम्पल देख लीजिए। तमिलनाडु का जैसे कोई व्यक्ति है और उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है, अगर ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो अक्सर ये लोग किस भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी भाषा का। और हिंदी आपकी क्या कहलाएगी, संपर्क भाषा। किसी और भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, संपर्क भाषा के रूप में हमें हिंदी का महत्व बताना है, तो हम लोग हिंदी के बारे में ही यहाँ लिखेंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी क्या है। इसका आंसर देखिए। खड़ी बोली हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास बोली जाती है।
इसे ठेठ हिंदी भी कहा जाता है, जिस पर ब्रजभाषा या अवधी जैसी अन्य स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होता है। खड़ी बोली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का अधिकांश भाग खड़ी बोली में लिखा गया है। भारत की राजभाषा हिंदी भी मुख्य रूप से खड़ी बोली पर ही आधारित है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आंसर देखिए, अवधी हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा व बोली है जिसकी मुख्य विशेषताएं अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति व वा के स्थान पर वा का प्रयोग है। अवधी भाषा में जैसे हम लोग वचन बोलते हैं तो वहाँ पे वचन बोला जाता है, वन को वन बोला जाता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो अवधी बोली है उसकी प्रमुख विशेषताओं में से ये है कि वो लोग वा के स्थान में बा का प्रयोग करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र जैसे लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली में बोली जाती है। अवधी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण होती है। इसमें लोक जीवन और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। महान कवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। रामचरितमानस अवधी साहित्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। अवधी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा की विशेषताएं लिखिए। आंसर देखिए, ब्रज भाषा हिंदी की प्रसिद्ध बोलियों में से एक है। इसका मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र है। ब्रज भाषा में मधुरता और प्रेम भावना दिखाई देती है। ये मुख्य रूप से मध्यकाल में हिंदी साहित्य और कृष्ण भक्ति काव्य की प्रधान भाषा रही है। ब्रज भाषा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, प्रेम और भक्ति रस की अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। सूरदास, बिहारी, रसखान और केशवदास जैसे महान कवियों ने इसी भाषा में अपनी प्रसिद्ध साहित्य और श्रेष्ठ रचनाएं लिखी हैं। ब्रज भाषा के शब्दों के अंत में ओ, औ की ध्वनि पाई जाती है, जैसे गयो, मेरो और छोरो। फिर आपका इसमें एग्जाम्पल है, उसको भी देख लीजिए। जैसे सूरदास की सूरसागर ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध रचना है। ब्रज भाषा हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा की महत्वपूर्ण भाषा रही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी भाषा का परिचय दीजिए। आंसर, भोजपुरी भाषा भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक मुख्य भाषा है। भोजपुरी का जन्म प्राचीन मागधी प्राकृत से हुआ है। बिहार के भोजपुर नामक ऐतिहासिक स्थान और राजा भोज के नाम पर इस भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा है। भोजपुरी अपनी सरलता, मधुरता और समृद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे अभी आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं जिन्हें आधिकारिक दर्जा मिला है, लेकिन अभी भोजपुरी को नहीं मिला है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये और ये बहुत गलत टाइप हो गया है। लोक कथा के बाद यहाँ पे कॉमा होगा। अब आप देखिए इसमें, लेकिन भोजपुरी के लोकगीत, लोक कथाएँ, नाटक और सिनेमा उद्योग बहुत लोकप्रिय हैं। भोजपुरी ने भारतीय लोक संस्कृति को समृद्ध बनाया है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत हिंदी क्या है। अब आप इसका आंसर देख लीजिए। पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ कि मानकीकृत हिंदी क्या है। आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे आपकी जो मानकीकृत हिंदी है उसमें कहा जाएगा कार्य समाप्त हो गया है, और सामान्य हिंदी में हम लोग क्या कह देते हैं, काम खत्म हो गया है। लेकिन मानकीकृत हिंदी में काम को हमेशा कार्य ही कहा जाएगा और ख़त्म को हमेशा समाप्त कहा जाएगा। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मानक हिंदी में बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय आपका मानक हिंदी है और हम लोग सामान्य हिंदी में बोल देते हैं स्कूल जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर शब्द आपके मानक हिंदी में निश्चित कर दिए गए हैं और उन्हीं का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। जैसे आप मानक हिंदी का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, कृपया ध्यान दें, समाचार, विद्यालय। और सामान्य हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जरा सुनो, खबर, स्कूल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब मानक हिंदी और सामान्य हिंदी समझ आ गया होगा। अब आप इसमें देख लीजिए कि आप पेपर में कैसे लिख के आएंगे। हिंदी भाषा के उस रूप को मानकीकृत हिंदी कहते हैं जिसमें हिंदी भाषा के नियम, शब्द और व्याकरण निश्चित होते हैं। मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है और इसकी लिपि देवनागरी है।
इसमें शुद्ध वर्तनी, सही व्याकरण और निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मानकीकृत हिंदी का प्रयोग शिक्षा, प्रशासन, समाचार पत्र और सरकारी कार्यों में किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि क्या है? आंसर देखिए, देवनागरी लिपि एक प्रमुख भारतीय लिपि है जिसका उपयोग हिंदी, संस्कृत और मराठी जैसी कई भाषाएं लिखने के लिए किया जाता है। इसके वर्णों के ऊपर एक सीधी क्षैतिज रेखा खींची जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे सारे शब्दों के ऊपर लाइन खींची है, वही इसका मतलब है कि इसके वर्णों के ऊपर एक सीधी क्षैतिज रेखा खींची जाती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। ये आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे आप लिखिए भारत, तो भारत में आपने कहाँ से स्टार्ट किया? बाएं से, यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया राइट की ओर। अब आप इसमें आगे देखिए, यह एक वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि मानी जाती है। इसमें ध्वन्यात्मक का मतलब ये है कि आप इसमें जैसा सुनते हैं वैसा ही लिख देते हैं। जैसे आपने भारत सुना तो आपने भारत लिख दिया, लेकिन इंग्लिश में आपने बहुत बार सुना होगा कि ये शब्द साइलेंट है। जैसे आप साइकोलॉजी लिखते हैं तो साइकोलॉजी में कहीं स्टार्टिंग पी से होती है, लेकिन नहीं, हम लोग पी से स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी को। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। देवनागरी लिपि में जो सुनाई देता है वैसा ही हम लोग इसमें लिखते हैं। इसमें आप आगे क्या लिखेंगे? क्योंकि इसमें शब्दों का उच्चारण और लेखन लगभग एक समान होता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इस लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कमल शब्द आपने बोला तो आपको क्या सुनाई दे रहा है? कामला, तो वैसे ही इसमें लिख दिया जाता है। देखिए, लिखा भी यही है कि कमल शब्द को जिस प्रकार बोला जाता है उसी प्रकार लिखा जाता है। देवनागरी लिपि ने हिंदी को एक निश्चित और व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। अब आपके शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के भारतीय स्वरूप की विवेचना कीजिए। आंसर देखिए, भारत एक बहुभाषी देश है जहां अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने के लिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। हिंदी इस भूमिका को अच्छी तरह निभाती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भारत की बहुभाषी संस्कृति में संवाद, आपसी समझ और राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा सेतु है, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देशों को आपस में जोड़ती है। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपसी बातचीत के लिए करते हैं। हिंदी भारत के विभिन्न राज्यों में व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, प्रशासन और संचार के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। फिल्म, टेलीविज़न और इंटरनेट ने हिंदी को और अधिक लोकप्रिय बनाया है। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के भारतीय स्वरूप की विशेषताएं। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के भारतीय स्वरूप की विवेचना कीजिए, और विवेचना में आपको पहले ऐसे प्रस्तावना लिखनी होती है, यानी कि इंट्रोडक्शन लिखना होता है, और फिर आप उसकी विशेषताएं लिखते हैं। बहुत बार लघु में आपसे सिर्फ यही पूछ लेता है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के भारतीय स्वरूप की विशेषताएं लिखिए। तो आप सबसे पहले की हेडिंग डालेंगे। इसमें आपका पहला पॉइंट है सहज और स्वाभाविक प्रसार। इसमें आप क्या लिखेंगे? हिंदी का विकास किसी शासन या आदेश से नहीं हुआ है, बल्कि जनमानस की सामाजिक आवश्यकता और आपसी मेलजोल से हुआ है। फिर आपका इसमें आगे है, फिर आपका इसमें संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की दूसरी विशेषता है सांस्कृतिक समागम का केंद्र। कुंभ मेलों, तीर्थ स्थलों, बाजारों और यात्राओं के दौरान विभिन्न प्रांतों के लोग बिना किसी औपचारिक शिक्षा के हिंदी के माध्यम से ही अपने विचार साझा करते हैं। फिर आपकी तीसरी विशेषता है उदार और समावेशी शब्द संग्रह। अपने सफ़र में हिंदी ने संस्कृत के मूल शब्दों के साथ साथ प्राकृत, फारसी, अरबी और क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों को भी सहजता से अपनाकर अपने शब्द भंडार को समृद्ध किया है। इसका मतलब ये है कि आपको हिंदी में बहुत सारे फारसी, उर्दू, इंग्लिश के शब्द भी मिल जाएंगे। तो इसका यही मतलब है कि हिंदी ने सारी भाषाओं को अपने में समेटा है। फिर आपकी इसमें चौथी विशेषता है मनोरंजन और मीडिया की भूमिका। भारतीय सिनेमा जैसे कि बॉलीवुड, संगीत, दूरदर्शन और सोशल मीडिया ने हिंदी को देश के हर कोने तक पहुंचाकर इसे एक व्यवहारिक जनभाषा बना दिया है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग का है, इसलिए आप इसमें निष्कर्ष भी जरूर लिखिएगा। इसमें आप क्या लिखेंगे? संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भारत के लोगों को जोड़ने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आपका इसमें लॉन्ग का दूसरा क्वेश्चन है,
हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय दीजिए। आपसे एक तरीके से और पूछ सकता है कि हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने उपभाषा वर्गों में बांटा गया है, विस्तार से बताइए। तो दोनों में आप सेम आंसर लिख के आएंगे। अगर आपसे उपभाषा वर्ग पूछेगा तब तो ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपसे प्रमुख बोलियां पूछ रहा है तब भी ये आंसर एकदम सही है। लेकिन अगर आपको ये आंसर थोड़ा लंबा लग रहा है तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि आप ये हेडिंग हटा दीजिएगा, क्योंकि जो हेडिंग पढ़ी है ये आपकी उपभाषा वर्ग की पढ़ी है और उपभाषा वर्ग के अंदर ये सारी बोलियां हैं आपकी। लेकिन अगर आपसे प्रमुख बोलियां पूछ रहा है तो आप ये हेडिंग नहीं डालेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन आपको ये अंदर की बोलियां लिखनी पड़ेंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ एक संक्षेप में कि आप कैसे लिखेंगे। इस तरीके से देखिए, अगर आपसे सिर्फ बोलियां पूछ रहा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां प्रचलित हैं और ये बोलियां हिंदी को समृद्ध और विविध बनाती हैं। फिर आप खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रजभाषा बोली, भोजपुरी इस तरीके से करके लिख सकते हैं। वही काम इस आंसर में भी किया गया, आप खुद देख लीजिए। वही सारी बोलियां यहाँ पे लिखी गई हैं। बस अगर आपसे उपभाषा पूछ रहा है तो आपको ये हेडिंग डालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपके 5 उपभाषा वर्ग हैं, जिसमें आपका पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है आपका पूर्वी हिंदी, और तीसरा है आपका बिहारी हिंदी, चौथा है आपका राजस्थानी हिंदी और पांचवा है पहाड़ी हिंदी। तो ये आपके हिंदी भाषा के 5 उपभाषा वर्ग हैं, तो इनको आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ बोली पूछ रहा है तो आप ये हेडिंग हटा सकते हैं। अब चलिए आंसर को देखिए कि आप कैसे लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे हिंदी भाषा का दायरा बहुत बड़ा है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषा वर्गों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 17 बोलियां आती हैं। इसका मतलब ये कि आपकी जो हिंदी भाषा है इसके 5 उपभाषा वर्ग हैं, 5। अब इन 5 के अंदर किसी में 5 बोलियां हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, तो इस तरीके से मिला के टोटल 17 बोलियां हैं। मैं आपको पूरी 17 बोलियां नहीं लिखाऊंगी, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाएगा आपसे कि आप 17 लिखिए। आपसे सिर्फ इतना कहा जाएगा कि प्रमुख बोलियां लिखें। तो मैं वही बोली लिख रही हूँ जो आपने कभी ना कभी सुनी होंगी, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसमें पहला जो आपका उपभाषा वर्ग है उसकी हेडिंग डालेंगे पश्चिमी हिंदी। ये आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसमें आपकी पहली बोली है खड़ी बोली। इसे कौरवी बोली भी कहा जाता है। आपकी जो खड़ी बोली है वो दिल्ली, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ये वर्तमान मानक हिंदी का मुख्य आधार है। फिर आपका इसमें दूसरी बोली है ब्रजभाषा बोली। ये आपकी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के आसपास बोली जाती है। इसमें कृष्ण भक्ति से जुड़ा बहुत ही सुंदर साहित्य रचा गया है। तीसरी बोली है आपकी बुंदेली। ये आपकी झांसी, बांदा और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें वीरता और लोक संस्कृति के गीत मिलते हैं। फिर आपकी इसमें चौथी बोली है हरियाणवी यानी कि बांगड़ू। ये आपका हरियाणा राज्य और दिल्ली के आसपास के ग्रामीण इलाकों में बोली जाती है। इसका अंदाज बहुत खुला और सीधा होता है। फिर आपका पश्चिमी हिंदी में 5वीं बोली है कन्नौजी। ये आपका कन्नौज, इटावा और फर्रुखाबाद क्षेत्र में बोली जाती है। ये ब्रजभाषा और अवधी के बीच में बोली जाती है। ये आपका रहा ब्रजभाषा। और पूर्वी हिंदी की जो पहली बोली है वो है अवधी। तो ये ब्रजभाषा और अवधी के बीच में कन्नौजी बोली जाती है। फिर आपका जो उपभाषा की दूसरी हेडिंग है वो है पूर्वी हिंदी। ये आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी पहली बोली है अवधी। ये आपका लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और प्रयागराज में बोली जाती है। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस इसी बोली में लिखा गया है। फिर आपका इसमें दूसरी बोली है बघेलखंडी या बघेली। ये आपका मध्य प्रदेश के रीवा और सतना क्षेत्र में बोली जाती है। ये अवधी से बहुत मिलती जुलती है। तीसरी बोली है आपकी छत्तीसगढ़ी। ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। इसमें स्थानीय बोलियों और आदिवासी भाषाओं का प्रभाव दिखता है। फिर आपका उपभाषा में तीसरी हेडिंग है बिहारी हिंदी। ये आपका मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी पहली बोली है भोजपुरी। ये आपका बिहार के आरा, छपरा, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और जीवंत लोक परंपरा की बोली है। फिर आपकी दूसरी बोली है मैथिली। ये आपका बिहार के दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में बोली जाती है। इसे संविधान द्वारा स्वतंत्र भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। ये मान्यता प्राप्त यहाँ गलत टाइप हो गया है। इसे संविधान द्वारा स्वतंत्र भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। इसका मतलब ये है, मैंने आपको बताया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो उन 22 भाषाओं में आपकी एक भाषा मैथिली भाषा भी है। ये 2003 में जोड़ी गई थी। 2003 में ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। फिर आपका उपभाषा की दूसरी हेडिंग है राजस्थानी हिंदी। इसमें आपकी जो फेमस बोली है वो है मारवाड़ी और जयपुरी। ये आपका राजस्थान के जोधपुर और जयपुर क्षेत्रों में बोली जाने वाली राजस्थानी बोली है। फिर आपकी इसमें 5वीं उपभाषा की हेडिंग है पहाड़ी हिंदी। इसमें आपकी फेमस बोली है कुमाऊनी और गढ़वाली। ये आपका उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों जैसे अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली आदि में बोली जाती है।
तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो याद रखिएगा, अगर आपसे सिर्फ बोली पूछ रहा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऊपर वाला आंसर आपका एकदम सही है। अगर आप उसको लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देगा। लेकिन अगर आपको वो कठिन लग रहा है, उसकी हेडिंग आपको नहीं याद हो रही है, तो आप सिर्फ ऐसे बोलियों की हेडिंग डाल के भी आंसर को लिख सकते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत हिंदी का स्वरूप एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आप इसका आंसर देखिए। मैंने अभी ऊपर आपको मानकीकृत हिंदी बताई थी कि क्या होती है। जैसे आप स्कूल बोलते हैं तो ये डेली यूज़ की लैंग्वेज हो गई, यानी कि सामान्य हिंदी। लेकिन स्कूल को विद्यालय मानकीकृत हिंदी में कहा जाता है। तो मानकीकृत हिंदी वो हिंदी होती है जिसे आप ऑफिशियल काम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने अपने टीचर को एप्लीकेशन लिखी है तो उसमें आप अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी डेली वाली भाषा उसमें लिख देते हैं। तो आप उसमें जो हिंदी लिखते हैं वही आपकी मानकीकृत हिंदी होती है। अब आप देख लीजिए कि आंसर में क्या लिखेंगे। हिंदी भाषा के उस रूप को मानकीकृत हिंदी कहते हैं जिसके शब्दों, व्याकरण, वर्तनी और प्रयोग के निश्चित नियम होते हैं। इसका विकास मुख्य रूप से खड़ी बोली हिंदी के आधार पर हुआ है। मानकीकृत हिंदी में भाषा की शुद्धता और स्पष्टता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा, प्रशासन, समाचार पत्रों और सरकारी कार्यों में इसी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अब आप हेडिंग डालेंगे, मानकीकृत हिंदी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है सरलता और स्पष्टता। इसमें आप क्या लिखेंगे, मानक हिंदी सरल और समझने योग्य होती है। इसमें कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी हेडिंग है व्याकरण की शुद्धता। ये निश्चित व्याकरणिक नियमों से बंधा होता है। इसमें लिंग, वचन, काल और वाक्य निर्माण के नियमों का पालन किया जाता है। तीसरी विशेषता है आपकी निश्चित वर्तनी। शब्दों को लिखने के निश्चित नियम होते हैं। चौथा है आपका एक रूपता। इसमें वर्तनी, उच्चारण और शब्दों का प्रयोग एक जैसा रहता है, जिससे अलग अलग जगहों में अलग अलग अर्थ नहीं निकलते हैं। फिर आपका इसमें पांचवा है व्यापक प्रयोग। इसका प्रयोग विद्यालय, विश्वविद्यालय, कार्यालयों और संचार माध्यमों में किया जाता है। अब आप एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए मानकीकृत हिंदी और सामान्य हिंदी का। तो मानकीकृत हिंदी में आपका जैसे आवश्यकता है, लेकिन आपको सामान्य हिंदी में क्या बोलते हैं, जरूरत। विद्यालय आपका मानकीकृत हिंदी है और स्कूल आपका सामान्य हिंदी है। कृपया आपका मानकीकृत हिंदी का शब्द है, लेकिन आप प्लीज़ या मेहरबानी सामान्य हिंदी में बोल देते हैं। अब आप इसमें निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, मानकीकृत हिंदी ने हिंदी भाषा को एक व्यवस्थित और सार्वभौमिक रूप प्रदान किया है। इसके कारण हिंदी का प्रयोग पूरे देश में आसानी से किया जा सकता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का महत्व और उसकी वैज्ञानिकता स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए। देवनागरी लिपि भारत की सबसे प्रमुख लिपि है। ये हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली जैसी कई भाषाओं को लिखने के प्रयोग की जाती है। देवनागरी जो लिपि है आपकी, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ हिंदी ही लिखी जाती है, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये लिपि वैज्ञानिक और स्पष्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। फिर आप हेडिंग डालेंगे, देवनागरी लिपि का महत्व। अगर आपसे विशेषता पूछता है तब भी आप यही आंसर लिखेंगे। दोनों में कोई भी हेडिंग आप डाल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर महत्व पूछ रहा है तो आप महत्व डालिएगा, अगर देवनागरी लिपि की विशेषता पूछ रहा है तो आप विशेषता हेडिंग डाल के आएंगे। इसमें आपका पहला पॉइंट है राजभाषा की लिपि। ये भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि है। दूसरी विशेषता है या दूसरा महत्व है बहुभाषी प्रयोग। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली, मैथिली और कोंकणी भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। तीसरी विशेषता है सांस्कृतिक एकता। ये भारत के अलग अलग राज्यों की भाषाओं को जोड़ती है और प्राचीन ग्रंथों को सुरक्षित रखती है। फिर आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को स्पष्ट करना है। तो अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। तो आप वैज्ञानिकता में पहली हेडिंग डालेंगे उच्चारण और लेखन में समानता। इसमें एक वर्ण के लिए एक निश्चित ध्वनि होती है। जैसा उच्चारण किया जाता है यानी जैसा बोला जाता है लगभग वैसा ही लिखा जाता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपका कमल, जल, घर, इन सब का जो उच्चारण है यानी बोलने का तरीका है वैसा ही इसमें लिखा भी जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान दें, इसके विपरीत में इंग्लिश भाषा में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण तो कुछ होता है, यानी उनका प्रोनाउंसिएशन आप कुछ करते हैं और लिखते उसमें कुछ है। जैसे आपका साइकोलॉजी हो गया। तो साइकोलॉजी में अगर आप ध्यान दें तो आपको लग रहा होगा या तो मीनिंग एस से स्टार्ट होगी या सी से होगी, लेकिन नहीं, इसकी मीनिंग पी से स्टार्ट होती है। PSYCHO, ये पूरी इसकी स्पेलिंग होती है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। जो आपकी देवनागरी लिपि है इसमें आप जैसा सुनते हैं वैसा ही लिखा जाता है। जैसे अगर आपने कमल सुना तो कामाला, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। फिर आपका वैज्ञानिकता की दूसरी हेडिंग है वैज्ञानिक क्रम।
इसमें वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। स्वर और व्यंजन पूरी तरीके से अलग अलग व्यवस्थित किए जाते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे आपको सुनाई क्या दे रहा है, कमल, तो आपको पहले का सुनाई पड़ रहा है, फिर माँ, फिर ला। तो उसी तरीके से जैसा आप सुनते हैं वैसा ही इसमें लिखा जाता है। तो यही इसमें लिखा है कि जो उच्चारण स्थान है उसी के आधार पर लिखा जाता है। फिर आपके इसमें तीसरी हेडिंग है सिरोरेखा का प्रयोग। शब्दों के ऊपर एक सीधी रेखा खींची जाती है जिससे हर अक्षर और शब्द अलग व सुंदर दिखाई देते हैं। फिर आपकी वैज्ञानिकता की चौथी हेडिंग है मात्राओं की व्यवस्था। इसमें स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह और मात्राएं होती हैं जिससे आधे और पूरे अक्षर साफ पहचान में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे आपके स्वर हैं ई, छोटी ई, बड़ी ई, तो ये आपके स्वतंत्र चिन्ह हो गए स्वर के। और इनकी मात्राएं भी होती हैं, जैसे आपकी छोटी ई की मात्रा इस तरफ लगती है और बड़ी ई की मात्रा इस तरफ लगती है। तो यही इस लाइन का मतलब है कि इसमें स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह और मात्राएं होती हैं। फिर आप इसमें निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? देवनागरी केवल हिंदी लिखने का माध्यम नहीं है, बल्कि हिंदी की वैज्ञानिक और व्यवस्थित पहचान भी है। देवनागरी लिपि ने हिंदी को एक निश्चित पहचान दी है। इसके कारण हिंदी भाषा का विकास और प्रचार प्रसार तेजी से हुआ है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख बोलियों का हिंदी भाषा के विकास में योगदान बताइए। अभी मैंने आपको ऊपर हिंदी की प्रमुख बोलियां बताई थी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनका हिंदी भाषा के विकास में क्या योगदान है। तो आंसर देखिए, हिंदी भाषा क्षेत्र में अनेक बोलियां प्रचलित हैं। हिंदी भाषा के विकास में इसकी विभिन्न बोलियों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी की प्रमुख बोलियों में खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और भोजपुरी प्रमुख हैं। खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा जैसी प्रमुख बोलियों ने न केवल इसे समृद्ध किया है, बल्कि इसके आधुनिक मानक रूप की नींव भी रखी है। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे, प्रमुख बोलियों का क्या योगदान है। इसमें आपकी पहली बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी को आधार प्रदान किया है। आज की मानक हिंदी इसी पर आधारित है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास में बोली जाने वाली इस बोली ने आधुनिक गद्य साहित्य को दिशा दी है। फिर आपकी दूसरी बोली है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का संबंध कृष्ण भक्ति साहित्य से है। मध्यकाल में ये काव्य की मुख्य भाषा रही है। सूरदास, रसखान और रहीम जैसे महान कवियों ने ब्रजभाषा में श्रेष्ठ रचनाएं करी हैं। फिर आपका इसमें तीसरी बोली है अवधी बोली। अवधी ने हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध बनाया है। गोस्वामी तुलसीदास की महान रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और तुलसीदास ने रामचरितमानस को लोगों तक किस भाषा में पहुंचाया है? अवधी भाषा में। फिर आपका इसमें अगली बोली है भोजपुरी। भोजपुरी ने लोक संस्कृति, लोकगीतों और परंपराओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर आप हेडिंग डालेंगे अन्य बोलियाँ। मैथिली और राजस्थानी जैसी बोलियों ने हिंदी को सांस्कृतिक विविधता, लोक साहित्य और व्यापक शब्द भंडार दिया है। फिर आप इसमें लिखेंगे निष्कर्ष, हिंदी की बोलियां हिंदी भाषा की शक्ति हैं। इन बोलियों के कारण हिंदी भाषा और संस्कृति अधिक समृद्ध हुई है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के संबंध को समझाइए। आंसर, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि हिंदी को लिखने के लिए मुख्य रूप से देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, जबकि लिपि उन विचारों को लिखित रूप प्रदान करती है। देवनागरी ने हिंदी को स्थायी और व्यवस्थित रूप दिया है। ये लिपि वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक होने के कारण हिंदी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर होता है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा है। अब आप देख लीजिए इसमें मुख्य बातें क्या हैं, क्योंकि आपसे संबंध पूछ रहा है और ये क्वेश्चन आपसे लघु या दीर्घ में पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। इसमें आप पहली हेडिंग डालेंगे लेखन व्यवस्था। लिपि का मतलब किसी भाषा को लिखने का ढंग होता है। हिंदी की लेखन पद्धति देवनागरी है। दूसरी है आपकी वैज्ञानिकता। इसमें स्वर और व्यंजन पूरी स्पष्टता के साथ तय होते हैं, जिससे उच्चारण और लेखन में भ्रम नहीं होता। तीसरा आपकी हेडिंग है अन्य भाषाएं। देवनागरी में हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी और नेपाली जैसी भाषाएं भी लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, भारत शब्द को जिस प्रकार बोला जाता है उसी प्रकार लिखा जाता है। फिर आप इसमें लिखेंगे निष्कर्ष। देवनागरी के कारण हिंदी साहित्य, शिक्षा और प्रशासन में एक रूपता आई है। आज हिंदी के सभी प्रमुख ग्रंथ, समाचार पत्र और सरकारी दस्तावेज देवनागरी में लिखे जाते हैं। देवनागरी हिंदी भाषा की पहचान और विकास का महत्वपूर्ण आधार है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के प्रमुख चरण बताइए।
यह आपसे पूछ सकता है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। तो आंसर देखिए, हिंदी भाषा का विकास का क्रम लगभग 3500 वर्ष पुराना है। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है। इसका मुख्य क्रम संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर आपका प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी है। ये क्रम आपका जैसा लिखा है आपको पेपर में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना होगा। फिर आप इसमें आगे क्या लिखेंगे, अंततः 1000 ईस्वी के आसपास सौरसेनी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी का उद्भव हुआ था। इसके क्रमिक इतिहास को 3 मुख्य चरणों में बांटा जाता है। पहला है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसको 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा आपका विकास का चरण है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। तीसरा है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ये क्वेश्चन आपसे दीर्घ में बहुत पूछता है। इसमें अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, मुख्य चरण और कालक्रम। अगर आपसे जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे हेडिंग डालेंगे। फिर आप इसमें क्या लिखेंगे, हिंदी भाषा के विकास के प्रमुख चरण को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका प्राचीन आर्य भाषा काल, इसमें आप हेडिंग डालेंगे वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है जिसमें चारों वेद, संहिताओं और उपनिषदों की रचना हुई है। फिर आपकी इसमें दूसरे नंबर पे आती है लौकिक संस्कृति। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी के आंसर में ये संस्कृत की उत्पत्ति क्यों लिखवा रही हैं। तो हिंदी की उत्पत्ति आपकी संस्कृत भाषा से ही हुई है। पहले आपकी वैदिक संस्कृत प्रचलन में थी, फिर आपकी वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत आई और लौकिक संस्कृत से आपकी पाली भाषा आई है। पाली से आपकी प्राकृत भाषा आई है, प्राकृत से आपकी अपभ्रंश भाषा आई है और अपभ्रंश से आपकी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हिंदी के विकास को समझने के लिए हमें इसके मेन पॉइंट में चलना होगा, यानी कि वैदिक संस्कृत से। अब आपकी इसमें दूसरी हेडिंग है लौकिक संस्कृत। इसमें आप क्या लिखेंगे, लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत के बाद में विकसित हुई भाषा है जिसका समय लगभग 500 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक संस्कृत की तुलना में लौकिक संस्कृत में व्याकरण के नियम अधिक निश्चित और कठोर हो गए हैं। आपका लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य और कालिदास का एक बहुत फेमस नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, इसकी रचना की गई है। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो भी आपका लौकिक संस्कृत में ही लिखा है। फिर आपका इसमें जो आपका विकास का क्रम है उसमें दूसरी हेडिंग है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसमें आपकी जो पहली भाषा है वो पाली। ये सारी भाषाएं एक दूसरे से ही उत्पन्न हुई हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से आपका उत्पन्न हुआ लौकिक संस्कृत, फिर आपका आया पाली भाषा, फिर आई है प्राकृत और लास्ट में आपकी हिंदी भाषा आई है। तो अब आप पाली में क्या लिखेंगे, जो आपकी पाली भाषा है ये बौद्ध धर्म के ग्रंथों और महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा है जो आम जन की भाषा थी उस समय। फिर आपकी इसमें दूसरी भाषा है प्राकृत भाषा, ये जैन धर्म के उपदेशों की भाषा है जिसमें जटिल व्याकरण सरल हुआ है। फिर आपकी इसमें तीसरी भाषा है, फिर आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी भाषा है अपभ्रंश भाषा। जो आपकी अपभ्रंश भाषा है ये प्राकृतिक भाषा से ही आई है लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन इसे बिगड़े हुए रूप को शुरुआती हिंदी का आधार माना जाता है। इसे प्राकृत और हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी इसी के रूप है, यानी कि अपभ्रंश को फिर आपका 3 भागों में बांटा गया है। अपभ्रंश से आपकी सौरसेनी अपभ्रंश उत्पन्न हुई है, फिर आपकी मागधी अपभ्रंश उत्पन्न हुई है, फिर आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश उत्पन्न हुई है। अब आप इसमें हेडिंग डालेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। सही मायने में जो हिंदी भाषा का विकास है वो इसी समय में हुआ था। जैसे आपका अभी 2026 चल रहा है तो वैसे ही 1000 ईस्वी में आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कहा जाता है। 1000 ईस्वी में आपकी जो हिंदी आई थी उसे कहा गया था प्रारंभिक हिंदी और उस समय को कहा गया आदिकाल। और आदिकाल का समय माना गया था 1000 से 1500 ईस्वी तक। इसमें अब आप क्या लिखेंगे देख लीजिए। इस काल में हिंदी का प्रारंभिक रूप विकसित हुआ था। इसमें अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे अभी ऊपर मैंने आपको अपभ्रंश भाषा पढ़ाई थी, तो जब आपका आदिकाल आया यानी कि 1000 ईस्वी में, ऐसा नहीं है कि तब अपभ्रंश भाषा बिल्कुल समाप्त हो गई थी। आपकी प्रारंभिक हिंदी का जन्म हुआ लेकिन आपको उसमें अपभ्रंश भाषा थोड़ी बहुत दिखाई देती थी। यह आपका गलत टाइप हो गया है फिर से। जैसे आपका डिंगल पिंगल भाषा सामने आया। फिर आपकी इसमें दूसरी हेडिंग है मध्यकाल। ये आपका 1500 ईस्वी से 1850 ईस्वी माना जाता है। मध्यकाल में हिंदी भाषा का विकास ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली के रूप में हुआ था। इस काल में अपभ्रंश का जो प्रभाव है बहुत कम हो गया था।
तुलसीदास ने रामचरित और मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत की रचना करी थी। कबीर, सूरदास और तुलसीदास जैसे कवियों ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाया था। फिर आपका आता है आधुनिक काल, यानी कि मानक आधुनिक हिंदी। ये आपका 1850 से अभी जो आपका चल रहा है 2026 वर्तमान तक है और आगे भी अभी रहेगा। इसमें आप क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा का आधुनिक काल वह महत्वपूर्ण युग है जब ब्रजभाषा और अवधी का स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया था। इसकी शुरुआत 19वीं सदी लगभग 1850 या 1900 सन माना जाता है। इस काल में ब्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया था और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ये जनसंचार व राष्ट्र की मुख्य भाषा के रूप में उभरी थी। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिंदी भाषा आम जनता तक पहुंची। इस काल में हिंदी भाषा समाचार पत्र, पत्रकारिता, गद्य, शिक्षा और प्रशासन की भाषा बनी। खड़ी बोली हिंदी का विकास इसी काल में अधिक हुआ है। फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे? आज हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है और देश के करोड़ों लोग इस भाषा को बोलते और समझते हैं। ये आपका पूरा आंसर हो गया। आप इसका एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। हिंदी भाषा के विकास के प्रमुख चरण बताइए या हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। आप ये आंसर लिख के आइएगा। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको बताया है। आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। वो एक अलग बात है कि वो 2-3 नंबर काट ले, लेकिन वो देगा पूरे आपको, क्योंकि इतना अच्छा ये आंसर लिखा है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये कठिन लग रहा है और याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में भी आपको लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि अगर आपके पास हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। फिर आप इसमें हेडिंग क्या डालेंगे? हिंदी भाषा के विकास को मुख्य रूप से 3 कालों में बांटा गया है। अगर आपको ऊपर वाला कठिन लग रहा है तो आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। आदिकाल से आप लिखिएगा आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। वो जो मैंने आंसर आपको बताया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, लेकिन किसी किसी को याद करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे बीएससी के भी हैं तो उनको वो आंसर याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप ये छोटा याद करके भी जा सकते हैं। अब मैं इसमें ये नहीं कह रही कि 15 नंबर है तो आपको इसमें 15 के 15 ही मिलेंगे, लेकिन आपको एग्जामिनर 7-8 नंबर इसमें भी दे देगा। एक और तरीका है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको ये हेडिंग डाली है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, फिर उसके अंदर आपको विस्तार से बताया है। एक तरीका ये कि आप सिर्फ ये हेडिंग डाल दीजिएगा। ये 3 हेडिंग याद रखिए, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। इसके अंदर याद करने में दिक्कत हो रही है तो मत करिएगा, मैंने उसका भी नीचे रूप आपको बता दिया। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हेडिंग डाल दीजिएगा। जो मैंने सेकंड नंबर पे आंसर बताया है उससे ये वाला ज़्यादा सही है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बस आपका आंसर ख़त्म हो गया यहीं पे। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।